हेलो एंड वेलकम टू एचडी स्टडी पॉइंट। आज हम अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग का दूसरा वीडियो लेक्चर लेकर हाजिर हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड इट इज़ टर्म्स। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफरेंट टाइप की टर्म यूज़ होती हैं, इनको समझना बेहद ही ज़रूरी है। तो हम शुरुआत करते हैं आज इन्हीं टर्म से। तो हम पहली टर्म लेते हैं जिसका नाम है एसेट। अब ये एसेट क्या है इसको समझते हैं। यानी एसेट वो चीज़ है जिसके लिए आपके पास दो कंडीशन होनी चाहिए, दो क्वालिटी होनी चाहिए। यानी आप किसी भी चीज़ को तभी ये कहेंगे कि ये मेरा एसेट है, उसके लिए दो कंडीशन आपके पास, दो क्वालिटी होनी चाहिए एसेट कहने के लिए। यानी कोई भी चीज़ आपकी तभी एसेट कहलाएगी अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, यानी दो क्वालिटी होनी चाहिए। तो वो दो क्वालिटी हैं क्या? पहली क्वालिटी ये है कि वो आपकी अपनी यानी चीज़ होनी चाहिए, यानी आपकी अपनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी आप उसके मालिक होने चाहिए, यानी उस चीज़ के मालिकाना जो राइट हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो दूसरी जो कंडीशन है, दूसरी जो क्वालिटी है वो ये है कि उस प्रॉपर्टी से, उस चीज़ से बेनिफिट आपको आना चाहिए, तभी वो प्रॉपर्टी आपकी एसेट कहलाएगी। तो ये सिंपल अल्फाजों में एसेट है। यानी एसेट को समझने के लिए ये दो बातें आपको याद रखनी हैं। तो अब चलते हैं हम इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो अब डेफिनेशन इसकी क्या हो सकती है? यानी द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड which provide enduring benefit to the business over a period of टाइम। ये है एसेट की डेफिनेशन। एक बार फिर मैं इस डेफिनेशन को दोहरा लेता हूँ कि द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड विच प्रोवाइड एंड्यूरिंग बेनिफिट टू द बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कोई भी प्रॉपर्टी जो आपको प्रोवाइड करती है एंड्यूरिंग बेनिफिट टू द बिजनेस, यानी ये जो एंड्यूरिंग है इसका मतलब है लगातार बेनिफिट दे रही है बिजनेस के अंदर काफ़ी समय से, तो उसे आप एसेट कहेंगे। अब एसेट को अगर आप दो वर्ड में डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे? यानी एक तो आप इसमें ओनर होने चाहिए उस प्रॉपर्टी के, प्लस आपके पास उसका बेनिफिट आना चाहिए। ये है एसेट, इसको आप एसेट कहेंगे। एक ओनर प्लस बेनिफिट, यानी उसके मालिक का आना राइट आपके पास होना चाहिए और उसी प्रॉपर्टी से आपको बेनिफिट आना चाहिए। तो अगर हम कहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपकी एसेट हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, ये एसेट है क्योंकि इस प्रॉपर्टी के, इस बिल्डिंग के आप अगर मालिक हैं तो ये आपको बेनिफिट दे रही है, तो ये आपकी एसेट है। प्लांट अगर लगा हुआ है तो ये काफ़ी समय के लिए आपको बेनिफिट देता है। मशीनरी है तो ये भी एसेट है। स्टॉक ये भी एसेट है। कैश और बैंक, तो बैंक में आपने पैसा रखा हुआ है तो उसके आप मालिक हैं, तो ये भी आपका एसेट कहलाएगा। कैश आपके पास है तो कैश भी आपका एसेट है। स्टॉक आपने जमा किया हुआ है तो ये भी आपका एसेट है। स्टॉक यानी दुकान कोई है किराने की, तो उसके लिए आपने स्टॉक लगा के रखा हुआ है, तो ये आपको बेनिफिट दे रहा है, तो इसको आप बेच रहे हैं, तो ये भी आपका एसेट है। अब एसेट की अगर हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या हो सकती है? एक ये हो सकता है कि फिक्स्ड एसेट,
दूसरा करंट एसेट। ये हैं इसकी दो क्लासिफिकेशन। अब फिक्स्ड एसेट में क्या है, फिक्स्ड एसेट को नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। तो जो फिक्स्ड एसेट है ये क्या करता है, ये इसमें जो प्रॉपर्टी है जो भी आपकी है वो कैश में तब्दील होती है 1 साल से ज़्यादा समय में। आप इसको ऐसे याद रखिए, यानी कोई भी चीज़ अगर 1 साल के अंदर कैश में तब्दील होती है वो है 1 साल से ज़्यादा समय में तब्दील होती है वो है फिक्स्ड एसेट। यानी जिस चीज़ को 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है कैश में तब्दील होने में वो है फिक्स्ड एसेट। यानी इसको कहेंगे हम लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट। अब इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, द फिक्स्ड एसेट इज विच प्रोवाइड द बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। अब ये है फिक्स्ड एसेट। अब फॉर एग्ज़ाम्पल बिल्डिंग है, अब ये तो काफ़ी समय तक आपको बेनिफिट देगी, यानी ये आपका फिक्स्ड एसेट है। ये 1 साल से ज़्यादा समय में आपको फ़ायदा देती रहती है, बेनिफिट देती रहती है, इसलिए हम बिल्डिंग को कहेंगे ये फिक्स्ड एसेट है। मशीनरी ये काफ़ी समय तक आपको बेनिफिट दे। इसी तरह अब करंट एसेट क्या है, करंट एसेट ये है कि जो चीज़ कैश को तब कैश में जो चीज़ तब्दील होगी लेस देन 1 ईयर, यानी 1 साल के अंदर अंदर जो चीज़ कैश में तब्दील होती है उसको कहते हैं करंट एसेट। इसको कहेंगे हम शॉर्ट टर्म एसेट में। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विच प्रोवाइड द बेनिफिट फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। यानी जो फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं करंट एसेट। अब जो स्टॉक की बात की थी हमने, ये करंट एसेट में आएगा क्योंकि स्टॉक आपने दुकान में जमा किया हुआ है, तो ये आपको 1 साल के अंदर ही बेनिफिट देता है। यानी आप स्टॉक जो दुकान का लगा के रखते हैं तो वो कम समय के लिए यानी 1 साल महीने के अंदर बेनिफिट देता है। आप 5-6 साल के लिए तो स्टॉक लगा के रख नहीं सकते हैं, तो क्योंकि वो एक्सपायर हो सकता है वो स्टॉक, तो इसलिए ये करंट एसेट में आएगा। जो आपको जल्दी बेनिफिट दे रहा है उसे कहते हैं करंट एसेट। कैश है, कैश को कैश में आप जल्दी तब्दील कर सकते हैं, तो बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो भी आपका आएगा करंट एसेट में। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि कौन सी चीज़ें आपकी एसेट नहीं हो सकती हैं, ये चीज़ें समझते हैं। यानी अगर आपने घर में एसी लगाया हुआ है तो वो आपका एसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं बिज़नेस के अंदर। यानी जो आइटम, जो चीज़ें, जो प्रॉपर्टी आपने बिज़नेस के अंदर लगाई हुई है वही आपकी एसेट होती है। क्योंकि एसी अगर आपने घर में लगाया, क्योंकि वो बिज़नेस के अंदर नहीं है, वो आपका एसेट नहीं हो सकता है, वो नहीं है। तो इसी तरह फ्रिज है, यानी जो भी आइटम आपने घर में लगाए हुए हैं यानी बिज़नेस से बाहर है, वो आप उसे आप एसेट नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हो उसके आप मालिक भी हैं तब भी आप, क्योंकि वो बिज़नेस से बाहर है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बिज़नेस के अंदर। तो ये है एसेट। उम्मीद है आपको ये एसेट समझ आ गया होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टर्म की तरफ, नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। तो ये था एसेट, तो दूसरी टर्म को भी हम समझते हैं। अब है लायबिलिटी। अब ये लायबिलिटी को आप ऐसे समझिए कि बिज़नेस में आपको कर्ज़े की ज़रूरत पड़ती है, लोन वगैरह की, यानी उस लोन को जब आप चुकाते हैं यानी उस चुकाना पड़ता है, वो आपकी एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी को हम ओब्लिगेशन भी कहते हैं। ओब्लिगेशन का मतलब है देनदारी, यानी वो आपको देना है। तो लायबिलिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कंपनी डेबिट और फाइनेंशियल obligation
incurred during business operation। यानी कंपनी डेबिट, यानी डेबिट होता है कर्जा, यानी वो कर्जा और फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन भी होती है इनकर्ड ड्यूरिंग, यानी बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसी को लायबिलिटी कहते हैं। अब लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन क्या है? लायबिलिटी एक किस्म की होती है लॉन्ग टर्म, दूसरी होती है शॉर्ट टर्म। इसको कहते हैं करंट लायबिलिटी भी। तो अब लॉन्ग टर्म क्या होती है? लॉन्ग टर्म में आपको क्या करना पड़ता है? जो आपने कर्जा लिया हुआ है वो पेएबल होता है आफ्टर 1 ईयर, यानी जो कर्जा आपको 1 साल के बाद चुकाना है उसे लॉन्ग टर्म पेएबिलिटी कहते हैं। इसमें अक्सर लोन वगैरह जो होते हैं वो आपको 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होते हैं, तो उसी को कहते हैं लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि आपने ऐसे ही किसी से उधार लिया हुआ है, सप्लायर वगैरह से, जो आपको पेएबल करना है विद इन द 1 ईयर, विद इन द 1 ईयर, यानी जो आपको 1 साल के अंदर ही पे करना है, तो उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। उसके बाद क्या है? उसके बाद नेक्स्ट वन टर्म जो है वो है प्रोपराइटर। अब प्रोपराइटर क्या है? प्रोपराइटर एक किस्म का ओनर ऑफ द बिजनेस होता है, यानी जो बिजनेस का ओनर है वही प्रोपराइटर होता है। दूसरा प्रोपराइटर, उसको भी क्या कह सकते हैं हम, जो उस बिज़नेस में पैसा वगैरह लगाता है, यानी ओनर से दूसरा बंदा, यानी उसको भी हम प्रोपराइटर कहते हैं। सिंपल में आप ऐसे याद रखिए, यानी जिस कंपनी का जो प्रॉफिट और लॉस जिसको मतलब रिसीव करना है वो प्रोपराइटर होता है। तो ये हुआ प्रोपराइटर। उसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल क्या है? कैपिटल होता है यानी जो पूंजी वगैरह, पूंजी यानी पैसा या प्रॉपर्टी जो आप बिजनेस में लगाते हैं वो आपकी कैपिटल है। यानी इसको ऐसे लिखिए आप, अमाउंट ऑफ कैश विच इज इन्वेस्टेड बाय प्रोपराइटर while starting business। यानी जो पैसा वगैरह, यानी पैसा कैश के अलावा जो प्रॉपर्टी भी आप बिजनेस में लगाते हैं वो आपकी कैपिटल है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन जो टर्म है वो होती है ड्राइंग। ड्राइंग को आप ऐसे समझिए, ड्राइंग होती है यानी अगर आप बिजनेस आप चला रहे हैं, जब आप उस बिज़नेस से कुछ पैसा या कुछ और अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं तो उसे कहते हैं ड्राइंग। इसको आप ऐसे लिखिए, द कैश और गुड्स, यानी कोई और सामान भी जब आप बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हैं, यानी गुड्स विड्रॉ by owner from the business for his personal use, ये है ड्राइंग। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है गुड्स। अब गुड्स क्या है? गुड्स आप ऐसे समझिए कि वो सामान, वो सारे जो आइटम जो आप परचेज करते हैं, किसके लिए? फॉर सेलिंग पर्पज़, यानी बेचने के पर्पज़ के लिए आप उसे सेल करते हैं, उसे कहते हैं गुड्स। यानी अगर आपने कहीं दुकान खोली हुई है, फर्नीचर की दुकान है, उसमें आपने फर्नीचर रखा हुआ है, वो आपकी गुड्स है, यानी वो बेचने के लिए, वो सेल करने के लिए रखा हुआ है, तो वो आपकी। अगर वहीं पर आपने टीवी लगा के रखा है, यानी वो वहाँ पर गुड्स नहीं है, क्योंकि वो आपने
सेल करने के लिए नहीं रखा है। अगर आपकी फर्नीचर की दुकान है तो गुड्स को आप ऐसे लिखिए कि इट इंक्लूड्स ऑल प्रोडक्ट्स which are purchased for selling purpose, for selling, ये होता है गुड्स। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, चलिए इस नेक्स्ट टर्म को देखते हैं। अब इसके बाद डेबिटर। डेटर क्या होता है? डेटर वो होता है कि जो कोई पर्सन गुड्स और सर्विस जो लेता है, यानी कोई सामान किसी बिजनेस से लेता है ऑन द क्रेडिट, यानी वो उस टाइम कैश पे नहीं करता है, यानी वो बाद में पे करता है, उसे कहते हैं डेटर। यानी इसको आप ऐसे लिखिए, द पर्सन हु टेक्स goods or services from the business on credit, तो उसे कहते हैं डेटर। अब क्रेडिटर क्या होता है? क्रेडिटर वो होता है यानी कोई शख्स, कोई पर्सन जो गुड्स और सर्विस परचेज करता है बाय द बिजनेस ऑन द क्रेडिट, यानी अगर बिजनेस कोई आपकी दुकान है, आप कहीं से कोई सामान लेते हैं क्रेडिट पे, तो उसे कहते हैं क्रेडिटर। इसको आप ऐसे लिखिए, द पर्सन फ्रॉम होम, यानी जो बिजनेस वाला है, फ्रॉम होम गुड्स आर services are purchased by the business on credit, ये होता है क्रेडिटर। उसके बाद रेवेन्यू क्या आता है? रेवेन्यू, अब रेवेन्यू होता है एक्चुअल सेल प्रोसीड। अगर आप दुकान है आपकी, तो वहाँ पर आप जितनी सेल करते हैं, आपको सेल से जितना भी पैसा या इनकम आती है, उसे कहते हैं रेवेन्यू। यानी एक्चुअल सेल, जितनी भी सेल से आपको कैश आता है, वो होता है आपका रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू इज एनी मनी अर्नड बाय द बिजनेस। वो डिविडेंड रिसीव्ड भी होता है, यानी सेल का पूरा है। तो उसके बाद एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस को आप ऐसे समझिए कि एन एक्सपेंस इज एनी कास्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस, यानी आपने अगर रेंट पर लिया हुआ है कोई प्रॉपर्टी, कोई तो, या एडवर्टाइजिंगमेंट में आप पैसा खर्च कर रहे हैं, या सैलरी आप दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, तो वो आपका जो खर्चा आ रहा है उस पे, उसको कहते हैं एक्सपेंस। यानी इसको आप ऐसे लिखिए, एन एक्सपेंस इज एनी कास्ट incurred by a business, यानी बिजनेस चलाने के लिए आपको जितने भी खर्चे आते हैं, वो अगर आपका रेंट है, रेंट पे अगर आपने बिल्डिंग ली हुई है, वो खर्चा, अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं आप बिजनेस की, तो वो खर्चा, या आप एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, वो खर्चा, उसे कहते हैं एक्सपेंस। तो उसके बाद हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट क्या होता है? अब बैलेंस शीट वो शीट होता है, यानी फाइनेंशियल जो आप शीट बनाते हैं, बजट बनाते हैं, उसमें आप तमाम जो कंपनी के प्रॉफिट लॉस, यानी लायबिलिटी है, एसेट है,
उसको आप काउंट करते हैं तो वो एक शीट पे आप लिखते हैं तो उसे कहते हैं, यानी वो आपका बैलेंस शीट है। यानी इसको आप ऐसे लिखिए बैलेंस शीट को, इट इज़ द फाइनेंशियल statement of a company which includes उसमें एसेट भी होता है, which includes asset, liability, capital, लोन, अकाउंट, यानी सभी कुछ जो भी आपका बिजनेस में है वो एक उसी को बैलेंस शीट कहते हैं। आई होप आपको ये सारी टर्म्स समझ आई हुई होंगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल के बारे में। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हुई है तो ये लाइक ज़रूर करना।